बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन कराम, आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ उसका उन्वान है उक़दा। ये कहानी मलिक सफदर हयात की डायरी से माखूज़ है। कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि एज ए न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक सनसनीखेज खबर मेरी मुंतज़िर थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि कांस्टेबल नज़ीर हुसैन ने आकर इत्तला दी, मलिक साहब उधर से 2 लाशें मिली हैं। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, उधर किधर से नज़ीर हुसैन? दरिया में से जी, उसने जवाब दिया। इन दिनों मैं जिला ओकाड़ा के एक थाने में तैनात था। मेरे थाने से थोड़े फासले पर दरियाए रावी बहता था। दरिया की दूसरी जानिब जिला लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद वाक़या था। कांस्टेबल नज़ीर हुसैन का जवाब सुनने के बाद मैंने पूछा, वो लाशें किन लोगों की हैं, कुछ पता चला? नहीं जी, कांस्टेबल ने नफी में गर्दन हिलाई। अभी थोड़ी देर पहले ही एक बंदे ने थाने आकर लाशों के बारे में बताया है। लाशें एक लड़के और लड़की की हैं। ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा कि वो कौन हैं। ठीक है, तो फिर जाए वकुआ पे जाने की तैयारी करो, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। हम अभी निकल रहे हैं। ओके मलिक साहब। नज़ीर हुसैन ने मुझे सल्यूट किया और कमरे से बाहर निकल गया। इस थाने में मेरी तैनाती को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे एक रोज़ भी फारिग बैठने को नहीं मिला था। मैंने सुन रखा था कि वस्ती पंजाब में शेखुपुरा और ओकाड़ा में जराइम का तनासिब दूसरे अजला के मुकाबले में ज़्यादा है। मैंने जो सुना था इसके सबूत कदम कदम पर देखने को मिल रहे थे। अगरचे मैं रावी के किनारे पर वाक़या ओकाड़ा के एक दूर दराज कस्बे मौजा सईद नगर के थाने का इंचार्ज था, लेकिन वो बात के चावल का एक दाना पूरी देग की कैफियत से आगाह कर देता है। मैं भी बहुत कम अरसे में इस हकीकत को तस्लीम कर चुका था कि ओकाड़ा ओकाड़ा ही है जनाब। थोड़ी देर के बाद मैं कांस्टेबल नज़ीर हुसैन के हमराह जाए वकुआ पर पहुंच गया। वकुआ दरिया रावी का किनारा था और सईद नगर से इसका फासला बामुश्किल 200 गज रहा होगा। वो सर्दियों का मौसम था, जनवरी का महीना था, तारीख मुझे याद नहीं, लिहाजा वाक़यात को तरतीब में रखने के लिए हम 8 जनवरी फर्ज कर लेते हैं। दिसंबर और जनवरी 2 ही ऐसे महीने हैं जिनमें दरिया सुकड़ और सिमट जाते हैं। रावी का भी यही हाल था। दरिया के किनारे खुश्क पड़े थे और ऐन कल्ब में किसी छोटी नहर के माने दरिया रावी अपनी मौजूदी का भरम कायम रखे हुए था। दरिया के किनारे पर निस्फ दर्जन अफराद भी जमा दिखाई दिए। मुझे यह समझने में देर ना लगी कि मज़कूरा लाशें इसी मकाम पर पड़ी होंगी। मैं मौके पर पहुंच गया। 2 बावर्दी पुलिस वालों को देखकर लोग इधर उधर हो गए। मैं आगे बढ़ा और बगौर लाशों का जायजा लेने लगा। वाकई वो एक जवान मर्द और जवान लड़की की लाशें थीं जो बड़े बेढंगे अंदाज में एक दूसरे के ऊपर फेंक दी गई थीं। लड़की की उम्र 18 साल के करीब रही होगी और जवान लड़का 24-25 के आसपास था। इनकी लाशें खून में लथपथ थीं और ये खून इन्हीं के जिस्मों से खारिज हुआ था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक इन्हें किसी तेजधार आले के पैदर पे वार करके मौत के घाट उतारा गया था। दोनों के हाथों, बाजुओं और सरों पर मुतअद्दिद कारी वार बड़े वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। अगलब इम्कान यही था कि कातिल ने किसी कुल्हाड़ी वगैरह की मदद से इन्हें जिंदगी ऐसी नेमत से महरूम कर दिया था। मौसम की खुनकी के बायस इनके जिस्मों से खारिज होने वाला खून पेड़ियों की सूरत जम गया था। इनके चेहरे इस अंदाज में खून खून हो रहे थे कि पहचानना मुश्किल साबित हो रहा था। वो एक दिलदोज और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। मैंने दोनों लाशों को उलट पलट कर बागौर उनका जायजा लिया और वहां मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए सवाल किया, आप में से कोई इनको जानता है? एक आदमी ने लड़की की लाश की जानिब इशारा करते हुए बताया, ये तो नरगिस है जी, सदीक मिस्त्री की लड़की। क्या सदीक मिस्त्री इसी गांव का रहने वाला है? मैंने पूछा। जी हाँ, इसी शख्स ने जवाब दिया। और ये लड़का तो नूर बीबी का बेटा लगता है। एक दूसरा शख्स सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, इसका नाम अकरम है। क्या मकतूल अकरम का ताल्लुक भी इसी गांव से है?
मैंने इस शख्स की आंखों में देखते हुए सवाल किया। इसने इस बात में जवाब दिया। मैंने चारों जानिब निगाह दौड़ाने के बाद बारी बारी सबके चेहरों को देखते हुए इस्तफसार किया, इन दोनों मकतूलीन के वारसों में से कोई यहाँ मौजूद है? सब एक दूसरे की जानिब देखने के बाद नफी में गर्दनें हिलाने लगे। अजीब बात है, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। मुश्किल से 150-200 घरों पर मुश्तमिल ये एक छोटा सा गांव है और इसी गांव में बसने वाले 2 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और इनके लवाहिकीन में से अब तक कोई जाए वकुआ तक नहीं आया। हो सकता है एक ज़ईफ शख्स ने ख्याल आराई की इन्हें अभी इस वाक़े की खबर ही ना हुई हो, तो फिर इंतज़ार किस बात का हो रहा है? मैंने इन लोगों की तरफ देखते हुए तेज लहजे में कहा, जल्दी से जाकर इनके घरों को इस साने की इतला दें। 2 नौजवान मेरी बात सुनते ही गांव के अंदरूनी हिस्से की तरफ रवाना हो गए। मैं इस आदमी से पूछगुछ करने लगा जिसने सबसे पहले इन लाशों को देखा था। इस शख्स का नाम नबी बख्श था। पेशे के लिहाज से वो मछेरा था। नबी बख्श के बयान के मुताबिक वो अलल सुबह मछलियां पकड़ने दरिया की तरफ चला जाता था। इन दिनों चूंकि दरिया के पानी का जोर टूट चुका था, लिहाजा इसका काम भी बहुत आसान हो गया था। मामूल के मुताबिक आज जब वो दरिया पर पहुंचा तो सफेदा शहर नमूदार हो चुका था। उसने जैसे ही किनारे से उतरकर दरिया में कदम रखा, वो 2 इंसानी लाशों को देखकर ठटक गया। फिर इसने शोर मचाकर लोगों को जमा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते निस्फ दर्जन लोग वहां जमा हो गए। नबी बख्श ने अपना बयान खत्म किया तो मैंने उससे पूछा, जब तुम दरिया में उतरे तो क्या इतनी रोशनी थी कि इन दोनों की लाशें आसानी से तुम्हें नजर आ जाती? जी सरकार, इसने इस बात में गर्दन हिलाई। इस वक्त अच्छा खासा उजाला हो रहा था। मैं इन्हें देखते ही समझ गया था कि ये इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जा चुके हैं, लेकिन दोनों लाशें एक दूसरे के ऊपर इस तरह पड़ी थीं कि इन्हें पहचान नहीं सका था। अब आपने इन्हें सीधा किया है तो इनकी शनाख्त भी हो रही है। ये नरगिस और अकरम हैं। जब तुमने ये लाशें देखी, मैंने नबी बख्श मछेरी की आंखों में झांकते हुए सवाल किया, तुम्हें आसपास यहाँ कोई शख्स नजर आया था? ना जी, इसने नफी में गर्दन हिलाई। कोई भी नहीं। ये सवाल मैंने इस बिना पर किया था कि मुमकिन है मकतूलीन की लाशों को अलग सुबह दरिया के इस हिस्से में लाकर फेंका गया हो, क्योंकि जाए वकुआ का माहिराना जायजा लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि अकरम और नरगिस को इस जगह पर मौत के घाट नहीं उतारा गया था। कत्लगाह कोई और ही मकाम था। ऐसी सूरत में वहां लाशें फेंकने वालों का माहीगीर नबी बख्श की नजर में आ जाना लाजमी अमर था, लेकिन इसके जवाब से कोई भी अहम नुक्ता हाथ नहीं लग सका था। मैंने मजीद चंद सवालात के बाद नबी बख्श मछेरे को फारिग कर दिया, फिर दूसरे अफराद के साथ मसरूफ हो गया। जाए वकुआ पर मौजूद लोगों के बयानात में से कोई ऐसी बात सामने ना सकी जो कत्ल के इस मामले को हल करने में मददगार साबित हो सकती। ताहम जब मैंने बारीक बीनी से मौके का जायजा लिया तो ये जानने में कामयाब हो गया कि इन्हें किस सिमत से घसीट कर दरिया के मज़कूरा हिस्से तक पहुंचाया गया था। ये एक अहम पेशरफ्त थी। मैंने दरियाई ज़मीन को बड़ी तवज्जो से खोजा और थोड़ी ही देर के बाद दरिया के किनारे ज़मीनों में बने एक कच्चे कमरे तक पहुंचने में कामयाब हो गया। ऐसे कमरे खेतों के अंदर अमूमन ज़री आलात वगैरह रखने के लिए बनाए जाते हैं। मैंने जल्द ही मज़कूरा कच्चे कमरे तक रसाई हासिल कर ली। मुझे बताया गया कि वो ज़मीन चौधरी फरजंद अली की मलकियत थी, जो मौजा सईद नगर का एक बासर जमींदार था। कमरे के अंदर पहुंचकर सूरत हाल वाज़ेह हो गई। इन बदनसीब मकतूलीन को इसी कमरे में किसी तेज धार आले के वार से मौत के घाट उतारा गया था। कमरे में जा बजा खून के आसार मौजूद थे और वहां रखे मुख्तसर से ज़री आलात की अफरा तफरी से भी यही अंदाज़ा होता था कि दोहरे कत्ल की वो अंधोनाक वारदात इसी कमरे में की गई थी और बाद अज़ां नरगिस और अकरम की लाशों को खेतों में घसीट कर दरिया के किनारे अंदरूनी जानिब फेंक दिया गया था। ये हकायक मेरे जहन में 2 अहम सवालात पैदा कर रहे थे। नंबर 1, नरगिस और अकरम ठंडी ठार रात में इस तनहा कमरे के अंदर क्या कर रहे थे? नंबर 2, इनकी वहां मौजूदी से कातिल को क्या तकलीफ पहुंची थी जो इसने इन्हें बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया? पहले सवाल को जहन में रखते हुए जब मैंने मुख्तलिफ लोगों से कड़े अंदाज में पूछगुछ की तो मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया और जवाब बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज था। मुझे बताया गया
कि नरगिस और अकरम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसके साथ ही ये भी पता चला कि नरगिस की गांव ही के एक नौजवान अमीन से मंगनी हो चुकी थी और 2 माह बाद इसकी शादी होने वाली थी। मैंने मालूम हकाइक की रोशनी में जाए वकुआ का नक्शा तैयार किया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाने के बंदोबस्त में लगा हुआ था कि पता चला मकतूल अकरम की वालदा नूर बीबी वहां पहुंच गई है। वो तकरीबन बैन करते हुए वहां तक पहुंची थी। इस आहोजारी के बीच में वो किसी औरत का नाम लेकर बड़े खतरनाक अंदाज में उसे बद्दुआएं भी दिए जा रही थी। खुदा गारत करे फजीलत को और इसके बेटे को। इन्हीं लोगों की नज़र मेरे जवान जहान अकरम को खा गई है। ये फजीलत बीबी कौन है? मैंने मकतूल अकरम की दुखी माँ से अहम सवाल किया। है एक नामुराद और मुंह काली। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, मेरे बेटे से तो उसे खुदा वास्ते का बैर था, उसको भी और अमीन को भी। अमीन? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। ये नाम मकतूल नरगिस के मंगेतर के हवाले से मेरे इल्म में आया था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, ये अमीन फजीलत का ही बेटा है। नरगिस की अमीन से शादी होने वाली थी। ये सब तो ठीक है। मैंने उलझन ज़दा नज़र से नूर बीबी की तरफ देखा। लेकिन अमीन या इसकी माँ फजीलत की तुम्हारे बेटे से क्या दुश्मनी हो सकती है? नरगिस और अकरम एक दूसरे को पसंद करते थे। उसने जवाब दिया, तुम ये कहना चाहती हो कि फजीलत या अमीन में से कोई नरगिस और अकरम की मौत का जिम्मेदार है? मैंने एक कड़ा सवाल किया। मेरा शक तो इन्हीं लोगों पर है जी। वो बड़े यकीन से बोली, ठीक है नूर बीबी, मैं तुम्हारे शक की बुनियाद पर पूरी तफ्तीश करूंगा। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, अगर इन लोगों में से कोई दोहरे कत्ल की इस वारदात में मुलव्वस पाया गया तो वो कानून से बचकर नहीं जाएगा। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूंगा। वो कदम मुतमईन होकर एक तरफ हट गई। इसी लम्हे वो नौजवान भी वापस आ गया जो नरगिस के घर वालों को इस सानहे की इतला देने गया था। वो बंदा खाली हाथ लौटा था। मैंने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा और पूछा, नरगिस के घर वालों में से कोई नहीं आया? घर में कोई है ही नहीं जनाब। वो सादगी से बोला, नरगिस के माँ बाप फतेहपुर गए हुए हैं। मेरे जहन में फौरी तौर पर यह ख्याल आया कि नरगिस अपने वालिदैन की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर घर से निकली होगी और अपने महबूब अकरम से मिलने इस कमरे की तरफ आई होगी। इस ख्याल के साथ ही ये बात भी रासिख हो जाती थी कि कातिल जो कोई भी था, इसे इन दोनों की खुफिया मुलाकातों की पूरी खबर थी। जब ही इसने गुज़िश्ता रात इन्हें फना के घाट उतार दिया था। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि कातिल को इनकी मेल मुलाकात बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने नरगिस के घर की तरफ से नाकाम लौटने वाले बंदे की आंखों में देखते हुए सवाल किया, अगर इसके माँ बाप फतेहपुर गए हुए हैं तो घर में कोई और तो मौजूद होगा। वो लोग नरगिस को अकेले छोड़कर तो फतेहपुर नहीं जा सकते ना। नरगिस की बहन राबिया होगी घर में थानेदार साहब। नूर बीबी ने मेरी जानिब देखते हुए बताया, राबिया का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। इसका मतलब है नरगिस के लिए घर से निकलना और अकरम से मिलने के लिए इस कमरे तक पहुंचना निहायत ही आसान साबित हुआ होगा। नूर बीबी ने हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में। वो अपने बेटी की लाश को देख देख कर आंसू बहाए जा रही थी। मौके की कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, लिहाजा मैंने दोनों मकतूलीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ओकाड़ा के सरकारी अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया। इस जमाने में फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाने का कोई रिवाज नहीं था और ना ही किसी केस की समाअत के दौरान में अदालत फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट को कोई अहमियत देती थी। एक बात का मैं जिक्र करना भूल गया कि मैंने आलाए कत्ल की तलाश में दरिया रावी के किनारे के अलावा कमरे के इर्द गिर्द खेतों का भी एक बड़ा हिस्सा छान मारा था, लेकिन तेज धार वाला वो आलाए कत्ल कहीं भी दस्तयाब नहीं हो सका था। जाए वकवा से नूर बीबी का घर बहुत ही कम फासले पर था, लिहाजा मैंने उसे थाने बुलाने की बजाय इधर इसके घर पर ही टटोलने का फैसला कर लिया और इसके साथ ही घर पर चला गया। नूर बीबी ने शक के हवाले से इतनी बड़ी बात की थी कि इसका तफसीली इंटरव्यू बहुत ज़रूरी हो गया था। नूर बीबी का घर देहाती तर्ज का एक आम सा मकान था जो 2 कमरों और एक कुशादा सहन पर मुश्तमिल था। नूर बीबी ने मुझे सहन में हरारत बख्श धूप में बिठाया
तो मैंने सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। नूर बीबी, तुम घर में अकेली ही नजर आ रही हो। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए पूछा, क्या अकरम के सिवा इस घर में तुम्हारे साथ और कोई नहीं रहता? इसने एक बोझिल सांस खारिज करने के बाद बताया, अकरम का बाप तो बहुत पहले फौत हो गया था। बस मेरे 2 ही बेटे थे, अकरम और विलायत। अकरम की लाश अभी मैं देख कर आ रही हूँ। और विलायत मैंने सवालिया नजर से इसकी तरफ देखा। वो पिछले 3 सालों से जेल में है। इसने अफसुर्दा लहजे में बताया। जेल में? मेरे इस्तफसार में हैरत दर आई। वो किस जुर्म में सजा पाकर जेल में सड़ रहा है? विलायत के हाथों गांव का एक बंदा कत्ल हो गया था, नूर बीबी ने बताया। इसमें विलायत का कोई कसूर नहीं था। विलायत बहुत खरा और गुस्से वाला है। गलत बात इससे बर्दाश्त नहीं होती। फरीद से किसी बात पर तल्ख कलामी हो गई थी। मामला इतना बढ़ा कि विलायत ने तैश में आकर फरीद को कत्ल कर डाला और फिर खुद ही गिरफ्तारी भी पेश कर दी। वो लम्हे भर के लिए रुकी, फिर एक अफसुर्दा सी सांस खारिज करते हुए बोली, आज अगर विलायत जेल में ना होता तो अकरम की तरफ मेले नजर से किसी को देखने की हिम्मत ना होती। हाय, मैं क्या करूं? एक बेटा जेल में बंद है और दूसरा बेमौत मारा गया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है थानेदार साहब। मैं इस हरमा नसीब बुढ़िया की कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा था। इन नाजुक लम्हात में नूर बीबी का दिल यकीनन खून के आंसू रो रहा होगा। इसकी हालत जरा संभली तो मैंने पूछा, नूर बीबी, तुमने बड़े वसूख से मुझे बताया था कि अकरम और नरगिस के कत्ल के हवाले से तुम्हें फजीलत पर और इसके बेटे पर शक है। जी, मैं अब भी यही कहती हूँ। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठी। इन्हीं दोनों की आंखों में खटकता था मेरा अकरम। इनकी अकरम से दुश्मनी की कोई खास वजह? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। पूरा पिंड इस बात से वाकिफ है जी कि मेरा अकरम और नरगिस एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। वो अपनी अक्ल फहम के मुताबिक वजाहत करते हुए बोली, मैं अकरम की ख्वाहिश पर इसकी शादी नरगिस से करवाना चाहती थी, लेकिन नरगिस के लालची बाप ने नरगिस का रिश्ता फजीलत के बेटे अमीन को दे दिया। नूर बीबी, तुम अपने दिल में नरगिस और अकरम की शादी की महज ख्वाहिश ही रखती थी या तुमने इस सिलसिले में कोई अमली कोशिश भी की थी? मैंने तफ्तीशी कुरेद को आगे बढ़ाते हुए सवाल किया। जी, अमली कोशिश भी की थी। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। मसलन? मैंने पूछा, क्या कोशिश की थी तुमने? मैं बाकायदा अकरम का रिश्ता लेकर इनके घर गई थी, उसने बताया। फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने पूछा। नरगिस की माँ भली मांस औरत है जी, वो थूक निगलते हुए बोली। वो इस रिश्ते के लिए बड़ी हद तक रजामंद थी क्योंकि वो अकरम के लिए नरगिस की पसंदीदगी से वाकिफ थी, लेकिन सदीक मिस्त्री ने एक अजीब सा अड़ंगा लगा दिया था। सदीक मिस्त्री? मैंने चौंके हुए लहजे में दोहराया। ये कौन है? सदीक मिस्त्री नरगिस का बाप है जी, इसने बताया। इधर गांव ही में इसकी साइकिल मरम्मत की दुकान है। वो किराए पर भी साइकिलें देता है। ठीक है, मैंने कहा। अब ये बताओ कि नरगिस के रिश्ते के हवाले से इसने कौन सा अजीब अड़ंगा लगा दिया था? इस वक्त मेरा जहन मुख्तलिफ जावियों पर सोच विचार में मसरूफ था। दोहरे कत्ल की ये वारदात जहां इश्क और मोहब्बत की दास्तान रकम करती नजर आई थी, वहीं पर नफरत और खूनी इंतकाम का किस्सा सुनाती भी दिखाई देती थी। लिहाजा मुझे हर नुक्ते और हर नक्ते को खासुल खास अहमियत देना थी ताकि मैं इस दोहरे कत्ल का मामला हल करके नरगिस और अकरम के कातिल तक रसाई हासिल कर सकूं। नूर बीबी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, सदीक ने मुझसे कहा कि इसकी 2 बेटियां हैं। राबिया नरगिस से 8 साल बड़ी है। अगर इसने पहले नरगिस का रिश्ता दे दिया तो फिर राबिया की शादी में बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। लिहाजा वो अकरम के लिए राबिया का रिश्ता देने को तैयार है। इसने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोली, पूरा पिंड इस हकीकत से वाकिफ है जी कि राबिया का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। कोई पागल भी इससे शादी करने को तैयार नहीं होगा। बेवकूफ से बेवकूफ बंदा भी ये बात समझ सकता है कि सदीक मिस्त्री ने नरगिस के रिश्ते से इनकार करने के लिए राबिया की शर्त लगाई थी। फिर इसने एक और घटिया बात भी की।
कौन सी घटिया बात, मैं पूछे बिना ना रह सका। सदीक ने मुझसे कहा कि राबिया का रिश्ता देकर भी वो मुझ पर बड़ा एहसान कर रहा है। नूर बीबी ने बताया, वरना जिस लड़के का बड़ा भाई कातिल हो और जेल में अपने जुर्म की सजा भुगत रहा हो, इसे कौन रिश्ता देगा। मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, मुख्तसरन ये कि सदीक मिस्त्री ने नरगिस का रिश्ता ना देने के लिए बहानेबाजी से काम लिया था। जी हाँ, यही हकीकत है, वो जोर देकर बोली। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। सदीक मिस्त्री ने बेटियों के रिश्ते के सिलसिले में जो असूल बयान किया था, फिर खुद ही इस असूल की नफी क्यों कर दी। कौन सा असूल जी। वो उलझन ज़्यादा नजर से मुझे तकने लगी। यही कि पहले बड़ी बेटी राबिया की शादी होगी और इसके बाद नरगिस की। मैंने वजाहत करते हुए बताया, नरगिस की अमीन के साथ मंगनी तो इसके असूल के खिलाफ है ना। लोग अपने मफाद के लिए सारे असूल और कायदे बदल लेते हैं जी। वो किसी फलसफी के मानद आंखें सुकेड़ कर बोली, मैंने आपको बताया है ना, सदीक मिस्त्री एक लालची और हरीस इंसान है। अच्छा, मैंने ठोस अंदाज में कहा, नरगिस की शादी अमीन के साथ करने में इसकी कौन सी हिर्स और लालच छुपी हुई थी। अमीन का बाप एक खुशहाल जमींदार है जी, और हम ठहरे गरीब मिस्कीन लोग। वो वजाहत करते हुए बोली, मुझे पता चला है इस रिश्ते की मद में सदीक मिस्त्री ने लड़के के बाप मुराद अली से पूरे 2000 रुपए वसूल किए हैं। ओह, मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। 2000 रुपए आजकल बेशक एक मामूली सी रकम है, लेकिन इस जमाने में जबकि ये वाकया रकम किया जा रहा है, 2000 रुपए बड़ी अहमियत के हामिल थे। इन दिनों औसत घराने का महीने भर का राशन लगभग 30 रुपए का आ जाता था। तनख्वाहदार तबके की माहाना आमदनी 40 से 60 रुपए तक होती थी। चांदी 10 रुपए और सोना 80-90 रुपए फी तोला हुआ करता था। नूर बीबी, अगर तुम्हारी तमाम बातों को मैं दुरुस्त तस्लीम भी कर लूं, फिर भी एक बात मेरे जहन को उलझा रही है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, कौन सी बात है जी। वो सवालिया नजर से मुझे तकने लगी। यही कि अकरम और नरगिस के कत्ल में फजीलत या अमीन का हाथ हो सकता है। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, तुमने इन्हीं दो अफराद पर अपने शक का इजहार किया है। जी बिल्कुल, वो बड़े वसूख से बोली। नूर बीबी, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, नरगिस की अमीन के साथ मंगनी हो चुकी थी और मेरी हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक 2 माह बाद इनकी शादी होने वाली थी। अगर ये फर्ज भी कर लिया जाए कि फजीलत और अमीन तुम्हारे बेटे से शदीद नफरत करते थे, लेकिन इस सूरत में तो इन्हें सिर्फ अकरम को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना चाहिए था। नरगिस की मौत में इनका हाथ किस तरह हो सकता है। नरगिस तो अमीन की होने वाली बीवी और फजीलत की होने वाली बहू थी। मैं आपकी सोच को गलत नहीं कहूंगी थानेदार साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोली, लेकिन शायद आपको एक तल्ख हकीकत का पता नहीं। तल्ख हकीकत? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। तुम किस हकीकत का जिक्र कर रही हो नूर बीबी? ये हकीकत के नरगिस और अमीन की शादी का फैसला मुराद अली का था। वो इंकशाफ अंगेज लहजे में बोली, फजीलत इस रिश्ते के हक में नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उलझ कर रह गया। फजीलत अमीन की शादी अपनी छोटी बहन की बेटी जरीना से करने का इरादा रखती थी, इसने बताया, मगर मुराद अली की जिद और जबरदस्ती की वजह से अमीन की मंगनी नरगिस से हो गई। फजीलत और अमीन की नरगिस और अकरम से दुश्मनी के हवाले से जो फलसफा नूर बीबी ने बयान किया, वो आसानी से मुझे हजम नहीं हुआ था। ताहम इस ख्याल से कि इसकी दिल आजारी ना हो, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कह दिया, ठीक है नूर बीबी, तुम फिक्र ना करो, मैं पूरी दयानतदारी से इस मामले की तफ्तीश करूंगा और तुम देखोगी कि अकरम और नरगिस का कातिल बहुत जल्द मेरी गिरफ्त में होगा। सोना रब करे ऐसा ही हो जी। वो भुराई हुई आवाज में बोली। मैं थोड़ी देर और इसके पास बैठा, फिर वहां से चला आया। मैं थाने पहुंचा तो दोपहर हो रही थी। इस वक्त तक दोहरे कत्ल की इस वारदात की खबर पूरे गांव को हो चुकी थी। मैं जैसे ही अपने कमरे में आकर बैठा, एक लहीम शहीम शख्स मुझसे मिलने आ गया। इसकी उम्र 50 और 55 के दरमियान रही होगी। वो हाथ पांव का मजबूत एक संजीदा तबे आदमी था। वो मेरे सामने आकर बैठा और अपना तारुफ करवाते हुए बोला, थानेदार साहब, मेरा नाम मुराद अली है। नरगिस की शादी मेरे बेटे अमीन से होने वाली थी।
ओह, तो आप हैं मुराद अली, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। आपका जिक्र तो सुबह से सुन रहा हूँ, अब मिल भी लिया। वो गहरी संजीदगी से बोला। थानेदार साहब, मेरा जिक्र अच्छे अल्फाज में हो रहा था या बुरे में? जो हकीकत थी वो मैंने बयान कर दी। उसने कहा, जनाब, नरगिस तो 2 माह बाद बहू बनकर मेरे घर आने वाली थी। ये अचानक कौन सी कयामत टूट पड़ी है हम पर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। ये वाकया किसी कयामत से कम नहीं, तीनों घरों के लिए। तीनों घरों? इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। 2 घर तो समझ में आ रहे हैं, तीसरा कौन सा है? जो 2 घर आपकी समझ में आ रहे हैं वो कौन से हैं? मैंने मुराद अली की बात का जवाब देने के बजाय उल्टा उससे सवाल कर दिया। एक घर तो है सदीक मिस्त्री का, जहां से नरगिस की रुखसती होना थी। वो गंभीर अंदाज में बोला। दूसरा घर है मेरा, जहां नरगिस को बहू बनकर आना था। और तीसरा घर है, मैंने इसी के अंदाज में कहा, नूर बीबी का, जिसका जवान जहान बेटा नरगिस के साथ ही मौत के घाट उतार दिया गया है। ओह, मुराद अली ने एक गहरी सांस खारिज की, फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, ये ठीक है कि नूर बीबी के घर में भी सफ़े मातम बिछ गई है, लेकिन मैं समझता हूँ इस वाक़े के पीछे हाथ भी इसी का है। नूर बीबी ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में दोहरे कत्ल की इस लर्ज़ाखेज़ वारदात के लिए अमीन और इसकी माँ फजीलत को कसूरवार ठहराया था, और मुराद अली नूर बीबी का कसूर गिनवा रहा था। मैं इसे पूछे बिना न रह सका। मुराद अली, इस वाक़े के पीछे नूर बीबी का हाथ कैसे हो सकता है? देखें जी, वो कदरे आगे को झुकते हुए बोला, पूरे गांव को इस हकीकत की खबर थी कि नरगिस और नूर बीबी के बेटे अकरम में पसंदीदगी का ताल्लुक था। ये बात मैं भी जानता था। इसके बावजूद भी मैंने अपनी बेटी की नरगिस के साथ मंगनी कर दी, और 2 माह बाद इनकी शादी होने वाली थी। नूर बीबी इस वाक़े की जिम्मेदार इस तरह है कि वो सांस हमवार करने के लिए मुतवक्किफ हुआ। फिर सिलसिला वजाहत को आगे बढ़ाते हुए बोला, जब नरगिस की अमीन के साथ बाकायदा मंगनी हो गई और अनकरीब इनकी शादी भी होने वाली थी, तो फिर नूर बीबी को चाहिए था कि वो अपने बेटे को समझाए, इसे नरगिस से मेल जोल के लिए रोके। अगर इसमें ज़रा सी भी इंसानियत होती तो सख्ती से अकरम को मना कर देती। मैं समझता हूँ नूर बीबी की मुजरमाना गफलत और ढील ने अकरम को हौसला दिया, और इसने नरगिस से मिलना जुलना जारी रखा, और फिर पिछली रात वो दोनों बड़े दर्दनाक अंदाज में कत्ल कर दिए गए। मैं इनकी लाशें तो नहीं देख सका, मगर देखने वालों ने जो कुछ बताया है रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। अजीब बात है मुराद अली, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप इस साने के लिए नूर बीबी को कसूरवार ठहरा रहे हैं, और नूर बीबी ने आप लोगों के खिलाफ बयान दिया है। हमारे खिलाफ? वो तकरीबन उछल पड़ा। क्या कहती है वो? उसने दोहरे कत्ल की इस वारदात के लिए अमीन और फजीलत पर शक जाहिर किया है। मैंने नूर बीबी का मौक़िफ़ बयान कर दिया। इसका दिमाग खराब हो गया है। वो बरहमी से बोला, अमीन अपनी होने वाली बीवी को क्यों कत्ल करेगा? फजीलत, वो कत्ल की किसी वारदात में कैसे मुलव्वस हो सकती है? कितनी फजूल बात की है उसने। बात फजूल है या कारआमद, मगर नूर बीबी अपने बयान पर बड़ी मजबूती से डटी हुई है। मैंने ठोस लहजे में कहा, इसके मुताबिक फजीलत नरगिस को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो अमीन की शादी अपनी छोटी बहन खालदा की बेटी के साथ कराना चाहती थी। अमीन भी खालदा की बेटी जरीना को पसंद करता था। फजीलत और अमीन नरगिस के रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये सब कुछ आपकी ज़बरदस्ती की वजह से हुआ था। और मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, मेरे सुनने में ये भी आया है कि सदीक मिस्त्री एक हरीस और लालची इंसान है। बेटी के रिश्ते के एवज उसने आपसे 2000 रुपये भी वसूल किए थे। ये बात भी आपको नूर बीबी ने बताई होगी। वो सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ। इस बात में किसी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं कि मैंने सदीक मिस्त्री को 2000 रुपये दिए थे। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, लेकिन नूर बीबी के इस बयान में कोई हकीकत नहीं कि सदीक मिस्त्री कोई लालची या हरीस इंसान है। वो रकम मैंने खुद अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती उसे दी थी। मैं जानता हूँ सदीक की माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैं चाहता था सदीक अपनी बेटी को ठीक ठाक अंदाज में रुखसत करे। अगर अल्लाह ने मुझे सदीक का कुछ बोझ उठाने की तौफीक दे रखी है
तो मेरे इस फेल में बुराई का कौन सा पहलू निकल आता है। आपने जो कुछ किया इसमें कोई बुराई नहीं, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। और जहां तक फजीलत और अमीन की बात है, वो अपने बयान को मुकम्मल करते हुए बोला, ये दुरुस्त है कि फजीलत जरीना को बहू बनाकर अपने घर लाना चाहती थी और अमीन भी जरीना में दिलचस्पी लेता था, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इस गुरेज की कोई खास वजह? मैं पूछे बिना न रह सका। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैं अपनी साली खालदा और इसके घर के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लिहाजा मैं किसी भी कीमत पर अपने बेटे का रिश्ता इस घर में कर ही नहीं सकता था। ठीक है, मैं इस सिलसिले में आपको खरीदने की कोशिश भी नहीं करूंगा, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। लेकिन आप ये तो बता सकते हैं, नरगिस और अकरम के कत्ल में किसका हाथ हो सकता है? नहीं जनाब, इसने बड़ी संजीदगी से नफी में गर्दन हिलाई। मैं किसी पर इल्जाम तराशी करके खुद को गुनाहगार नहीं कर सकता। आपने थोड़ी देर पहले इस लर्ज़ाखेज वाक़े के लिए नूर बीबी को कसूरवार ठहराने की कोशिश तो की है ना? मैंने याद दहानी करवाने वाले अंदाज में कहा। वो इस हद तक कि अगर नूर बीबी ने अपने बेटे अकरम को समझाया होता तो वो नरगिस से मेल मुलाकात खत्म कर देता। वो वजाहत करते हुए बोला, नरगिस और अकरम अपने बीच का ताल्लुक तोड़ देते तो पिछली रात इतनी बेदर्दी से कत्ल न कर दिए जाते। मैं समझता हूँ इस मामले में अकरम से ज्यादा नरगिस का कसूर है, मैंने कहा। इसकी आपके बेटे के साथ मंगनी हो चुकी थी, लिहाजा उसे बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत थी। इसकी मामूली सी लग़ज़िश इस नौज़ायदा रिश्ते का खात्मा कर सकती थी। मैं आपके ख्यालात की तरदीद नहीं करूंगा थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। गलती दोनों तरफ से हुई है, गलती हो चुकी और इस गलती के नतीजे में 2 इंसानी जानें ज़ाय हो गईं। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, हलाक होने वालों को तो किसी भी सूरत वापस नहीं लाया जा सकता, ताहम मेरी अव्वलीन कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द नरगिस और अकरम के कातिल को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दिलवा सकूं। आप इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकते हैं? आप जो भी हुक्म करें मैं तैयार हूँ, वो अटल लहजे में बोला। ये तो आपने वाज़ेह कर दिया कि किसी पर इल्जाम लगाकर खुद को गुनाहगार नहीं करना चाहते, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। लेकिन दोहरे कत्ल की इस वारदात के बारे में अपने ख्यालात का इजहार तो कर सकते हैं। ये किसी दोस्त का कारनामा तो नहीं हो सकता ना? आपने ठीक कहा, ये किसी दोस्त की नहीं बल्कि दुश्मन की कार्रवाई हो सकती है, वो पुरसोच अंदाज में बोला। मेरा दहन किसी पुरानी दुश्मनी की जानिब इशारा कर रहा है। पुरानी दुश्मनी? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अकरम का बड़ा भाई विलायत इस वक्त जेल में अपने किए की सजा काट रहा है। मुराद अली गहरी संजीदगी से बोला, इसके हाथों 3 साल पहले फरीद नामी एक बंदे का कत्ल हो गया था। हो सकता है मकतूल पार्टी वालों की तरफ से किसी ने काम दिखा दिया हो। विलायत की कहानी तो नूर बीबी की ज़बानी मुझ तक पहुंच चुकी है, मैंने कहा। क्या मकतूल फरीद के घर वाले अभी तक सईद नगर में रहते हैं? नहीं जी, मुराद ने नफी में गर्दन हिलाई। इस वाक़े के बाद वो सईद नगर को छोड़कर कहीं चले गए थे। कहाँ चले गए थे? मैंने तेज लहजे में पूछा। मुराद ने नरगिस और अकरम के कत्ल के हवाले से जिस जानिब इशारा किया था वो मेरे लिए सनसनीखेज और दिलचस्प था, लिहाजा मेरी कुरेद में तेजी आ गई। अकरम के बड़े भाई विलायत के हाथों फरीद का कत्ल हुआ था और विलायत इसी जुर्म में जेल में बंद था। अब विलायत का छोटा भाई कत्ल हो गया था, चुनाचा मकतूल फरीद के खानदान की जानिब मेरा ध्यान जाना लाजमी बात थी। मुराद ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, फरीद के कत्ल के कुछ अरसा बाद तक तो वो लोग इधर सईद नगर ही में रहे, फिर मकबूल आबाद चले गए। मकबूल आबाद में फरीद मकतूल के चाचे और फूफियां पहले से आबाद हैं। यूं समझें कि वो फरीद की ददियाल है। इनका दादा तो अब जिंदा नहीं रहा, मगर ज्यादातर ददियाली रिश्तेदार इधर मकबूल आबाद में ही रहते हैं। मकबूल आबाद नामी वो गांव कस्बा सईद नगर से 3 मील के फासले पर था। मैंने मुराद अली से पूछा, फरीद मकतूल के घराने में कुल कितने अफराद थे? ये कुल 4 अफराद का कुंबा था जनाब, इसने जवाब दिया। 2 भाई फरीद और अनवर, इनका बाप याकूब और माँ गफूर बीबी। फरीद बड़ा भाई था। इसके कत्ल के बाद ये घराना 3 अफराद तक महदूद होकर रह गया था। मैंने मकबूल आबाद में बसने वाले मकतूल फरीद के दीगर रिश्तेदारों के बारे में घुमा फिराकर मुख्तलिफ सवालात किए। मुराद अली जिस हद तक इन लोगों के बारे में जानता था, इसने मुझे बता दिया।
फिर पूछ-गुछ के सिलसिले को समेटते हुए मैंने इससे इस्तफसार किया, मकतूल फरीद या इसके घर की किसी फर्द की नरगिस या इसके घर वालों से भी किसी किस्म की दुश्मनी थी? नरगिस और अकरम का कत्ल इस अमर की जानिब बड़े वाज़ेह अंदाज में इशारा करता था कि इनका मेल मिलाप किसी शख्स को पसंद नहीं था। अगर इस वारदात की जिम्मेदारी मकतूल फरीद के घर वालों पर डालने के बारे में सोचा जाता तो फिर इन लोगों की नरगिस के घर वालों से भी किसी किस्म की दुश्मनी होना लाजमी बात थी। मुराद अली ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है जनाब, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि इनकी नरगिस या सदीक मिस्त्री से कोई पुरखाश रही हो। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैंने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाई। अल्लाह से ज्यादा बेहतर और कोई जान ही नहीं सकता। ये बताएं अमीन कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं आया? जनाब, वो घर में होता तो मेरे साथ आता ना। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, इस बेचारे को तो कोई खबर ही नहीं कि यहाँ सईद नगर में इसकी होने वाली बीवी के साथ क्या हालात पेश आ चुके हैं। क्या मतलब है आपका? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो यहाँ नहीं तो फिर कहाँ है? वो तो कल सुबह से मौदा शाकोट गया हुआ है जनाब। मुराद अली ने जवाब दिया। शाकोट? मैंने इसके अल्फाज दोहराए। यानी आपकी साली खालदा के गांव? जी हाँ। इसने इस बात में गर्दन हिलाई। तो इसका मतलब है अमीन का अपनी खाला की बेटी जरीना में पसंदीदगी का सिलसिला अभी तक जारी है? मैंने तीखे अंदाज में सवाल किया। ऐसी बात नहीं है जनाब। वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला, शाकोट में कोई सिर्फ मेरी साली खालदा ही का घर नहीं है, वहाँ मेरे भी कई रिश्तेदार आबाद हैं। यूं समझें कि अमीन की दधियाल वहीं बसती है और अमीन महीने में एक आध चक्कर वहाँ का लगाता रहता है। ओह, तो ये बात है। मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। थानेदार साहब, वो मुझसे मुस्तफसर हुआ। दोहरे कत्ल की इस वारदात के सिलसिले में अभी तक आपने क्या तफ्तीश की है? अभी तो तफ्तीश का आगाज हुआ है मुराद अली। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मुझे उम्मीद है मैं बहुत जल्द नरगिस और अकरम के कातिल तक पहुंच जाऊंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो जनाब। इसने खलूस दिल से कहा। मैं मजीद थोड़ी देर तक मुराद अली से बातचीत करता रहा, फिर इसे रुखसत कर दिया। इसने जाते जाते मुझे यकीन दिलाया कि इस वारदात के सिलसिले में जैसे ही कोई अहम खबर इसको मिली वो सीधा मेरे पास आएगा। मुराद अली से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में अमीन की जात शक के दायरे से बाहर चली गई थी। वो बंदा अगर कल सुबह मौदा शाकोट गया था और अभी तक वो सईद नगर वापस नहीं लौटा था तो इसका मतलब यही था कि कत्ल की इस वारदात में इसका कोई हाथ नहीं था। मैं पहले भी इसे इस मामले में मुलव्विस नहीं समझ रहा था। नरगिस और अकरम की मोहब्बत की कहानी पूरे गांव को मालूम थी। अगर अमीन के दिल में अकरम के लिए कोई दुश्मनी छुपी होती तो वो इससे शादी से साफ इनकार कर सकता था, जबकि इसका दिल भी अपनी खालाजाद जरीना में अटका हुआ था। इसी तरह अमीन की वालदा फजीलत भी इस कार्रवाई से जुड़ी दिखाई नहीं देती थी। गोया अकरम की वालदा नूर बीबी ने जो दावा किया था इसमें कोई दमखम नहीं था। बाकी बातें तो रहीं एक तरफ, अलबत्ता मुराद अली ने फरीद मकतूल के हवाले से इसके खानदान की तरफ जो इशारा किया था इसमें अच्छी खासी जान थी। इस बात के इम्कानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि अकरम और नरगिस के कत्ल में इन लोगों में से किसी का हाथ हो। मैंने हवलदार सरफराज अहमद को अपने पास बुलाया और मौजूदा सूरत हाल से आगाह करने के बाद कहा, सरफराज, तुम्हें इसी वक्त मकबूलाबाद के लिए रवाना होना है। अपने साथ एक कांस्टेबल को भी ले जाओ। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी, बड़ी चंगी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब। वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मुझे वहां जाकर अनवर और इसके घर वालों के बारे में मालूमात जमा करना है। अनवर की पिछली रात की सरगर्मियों की रिपोर्ट आपको पेश करना है। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ। मैंने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाई। लेकिन ये काम इतनी एहतियात से होना चाहिए कि इन लोगों को किसी किस्म का शक ना हो। आप फिक्र ही नहीं करें मलिक साहब। वो अपना सीना ठोंकते हुए बोला, आपको इंशाल्लाह मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। वेरी गुड। मैंने सताइशी नजर से उसकी तरफ देखा, फिर चौंके हुए लहजे में पूछा, सरफराज, इधर मकबूलाबाद में तो तुम्हारे रिश्तेदार भी रहते हैं ना? जी मलिक साहब। इसने इस बात में सर हिलाया। मेरी अम्मी के कुछ रिश्तेदार उधर रहते हैं। मैं सादा लिबास में इनसे मिलने ही जाऊंगा, लेकिन दर पर्दा मैं इस मिशन पर काम करूंगा जो आपने सौंपा है। हाँ, यही मुनासिब रहेगा।
मैंने इसके मंसूबे को सराहते हुए कहा, तुम अपने साथ जिस भी कांस्टेबल को ले जाना चाहो ले जा सकते हो। तुम्हारी पहली कोशिश तो निहायत ही एहतियात के साथ अनवर की सरगर्मियों का जायजा लेना है, और अगर तुम महसूस करो कि वो किसी भी हवाले से अकरम और नरगिस के कत्ल में मुलव्वस है तो तुम फौरन उसे गिरफ्तार भी कर सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हें इस काम की मुकम्मल इजाजत है। गिरफ्तारी के लवाजमात के साथ ही मकबूल आबाद का रुख करना। जो आपका हुक्म मलिक साहब, वो फर्मा बरदारी से बोला। मैंने जरूरी हिदायत के साथ उसे रुखसत कर दिया। शाम से थोड़ी देर पहले मैंने कांस्टेबल अब्बास को अपने पास बुलाया और कहा, अब्बास, आज की रात तुम्हें बड़ी कड़ी ड्यूटी देना है। आप हुक्म करें मलिक साहब। वो गहरी संजीदगी से बोला, ड्यूटी तो ड्यूटी है, कड़ी क्या और नरम क्या जनाब। अब्बास, तुम्हारी यही बातें मुझे मुतासिर करती हैं। मैंने तारीफी निगाह से इसकी तरफ देखा। तुम्हारे अंदर एहसास जिम्मेदारी कूट कूट कर भरा हुआ है। काश पुलिस डिपार्टमेंट से वाबस्ता हर शख्स तुम्हारे ही अंदाज में सोचने लगे। जनाब, ये तो आपकी मोहब्बत और मेहरबानी है, वरना मैं तो एक आम सा पुलिस एहलकार हूँ। वो सादगी से बोला। अब्बास, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, आजकल शदीद सर्दी का मौसम है और रात में तो ठंड कयामत खेद हो जाती है। इसी ठंडी ठार रात में तुम्हें खुले में ड्यूटी देना है। दूंगा मलिक साहब। वो बड़े अज़्म के साथ बोला। आप हुक्म करें, कहाँ जाना है और क्या करना है। जाना तो है चौधरी फरजंद अली के खेतों में, मैंने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा। इस कमरे के आसपास जहां पिछली रात नरगिस और अकरम मोहब्बत की कहानी रकम करते हुए कत्ल कर दिए गए थे, वो कमरा जहां चौधरी फरजंद अली के खेतों में काम करने वाले लोग मुख्तलिफ ज़रियालात रखते हैं। ठीक है जनाब। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं इस कमरे के इर्द गिर्द मौजूद रहकर वहां की निगरानी करूंगा, लेकिन ये तो बताएं, ये निगरानी किस नौइयत की होगी। बहुत अच्छा सवाल है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। देखो अब्बास, मैंने इस कमरे में जिस मेहनत और महारत से तफ्तीश की है, इसकी बिना पर मैं कह सकता हूँ कि कातिल जो कोई भी है वो आज की रात इधर का एक आध चक्कर जरूर लगाएगा। आला कत्ल अभी तक बरामद नहीं हो सका और मुझे यकीन है कातिल ने आला कत्ल को जाए वकुआ के करीब ही कहीं फेंका होगा। ये जरूरी नहीं कि वो कमरे के अंदर ही दाखिल होने की कोशिश करे, वो आसपास के इलाके में भी नजर आ सकता है। जी, मैं अच्छी तरह समझ गया कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। अब्बास अली ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। मैंने इसे चंद जरूरी हिदायत देने के बाद इस्तफसार किया। मुझे तुम्हारी सलाहियत पर तो किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाहूंगा कि तुम इस काम के लिए मोर्चा कहाँ बनाओगे। मेरा मतलब है, तुम कहाँ पर बैठकर निगरानी का काम करोगे। मुझे पता था आप ये सवाल जरूर करेंगे। वो चमकती हुई आंखों के साथ बोला, मलिक साहब, जब आपने इस कमरे और निगरानी का जिक्र किया था तो मेरे जहन ने फौरन फैसला कर लिया था कि ये काम मुझे किसी मकाम पर बैठकर करना होगा। आप सुनेंगे तो मुझे दाद देंगे। मैं जरूर सुनना चाहूंगा, मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। बताओ, कहाँ बैठकर तुम जाए वकुआ की निगरानी करोगे। आपको अच्छी तरह मालूम है जनाब कि मज़कूरा कमरा खेतों के आखिरी किनारे पर वाक़ है। अब्बास ने वजाहत करते हुए बोला, और इस कमरे से दरियाए रावी चंद कदमों के फासले पर वाक़या है। आपने जब दरिया के अंदर पड़ी अकरम और नरगिस की लाशों का मुआयना किया तो ये बात आपके मुशाहिदे में जरूर आई होगी कि दरियाए रावी के किनारे थोड़े थोड़े फासले पर टहली, शीशम और कीकर के बुलंद और बाला दरख्त लगे हुए हैं। और बस अब्बास, मैंने हाथ के इशारे से उसे मजीद बोलने से रोक दिया। मैं समझ गया, तुम इन्हीं में से किसी दरख्त पर बैठकर जाए वकुआ की निगरानी के बारे में सोच रहे हो। दुरुस्त फरमाया आपने। वो बड़ी शिद्दत से सर को इसाबती जंबिश देते हुए बोला, कीकर के दरख्त पर तो कांटों का खतरा कदम कदम पर मौजूद रहता है। मैं इस काम के लिए टहली के दरख्त का इंतखाब करूंगा। अच्छी तरह गर्म कपड़े पहन लूंगा और साथ में ओढ़ने के लिए गर्म कंबल भी ले जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। बहुत खूब, मैंने खुश होते हुए कहा। अब्बास, तुम्हारा मंसूबा मुझे पसंद आया है। शुक्रिया मलिक साहब। वो ममूनियत से भरे लहजे में बोला, ठीक है, तुम अभी से रात वाले मिशन की तैयारी शुरू कर दो। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, जिस चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। ओके मलिक साहब। इसने मुझे सल्यूट किया और कमरे से निकल गया। अब्बास के जाने के बाद मैं नरगिस और अकरम के कत्ल के बारे में सोचने लगा।
इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं हो सकती थी कि कातिल जो कोई भी था उसे नरगिस का अकरम के साथ मिलना जुलना सख्त नापसंद था। इस सिलसिले में जो नाम अभी तक मेरे सामने आए थे इनमें अमीन सरफहरिस्त था। नरगिस इसकी मंगेतर थी। जाहिर है अकरम के साथ इसका मेल जोल अमीन को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन अमीन तो गुज़िश्ता रात सईद नगर में मौजूद ही नहीं था। जाए वकुआ से इसकी गैर मौजूदी इसकी बेगुनाही को साबित करती थी। दूसरा दाविया अकरम का था। दोहरे कत्ल की ये वारदात अकरम के किसी दुश्मन की कार्रवाई भी हो सकती थी। वो अकरम की जान लेने के लिए जाए वकुआ पर पहुंचा हो और पहचान लिए जाने के खौफ से इसने नरगिस का काम भी तमाम कर दिया हो। इस हवाले से सरे दस्त मकतूल फरीद का खानदान सामने आया था और मैंने हवलदार सरफराज को इस खानदान की खबरगिरी के लिए मकबूल आबाद रवाना कर दिया था। मुझे उम्मीद थी कि वो कोई न कोई खबर लेकर आएगा। सईद नगर में मौजूद लोगों खास तौर पर मुताल्लिका अफराद को मैं अच्छी तरह टटोल चुका था, लेकिन अभी तक कातिल के हवाले से कोई सुराग मेरे हाथ नहीं लग सका था। सिर्फ एक ही पार्टी को चेक करना बाकी था और वो थे नरगिस के वालिदैन। शाम से थोड़ी देर पहले मैंने एक कांस्टेबल को साथ लिया और सदीक मिस्त्री के घर पहुंच गया। दरवाजे के बाहर ही मुझे रोने पीटने की आवाजें सुनाई दी। पूछने पर पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले ही सदीक मिस्त्री और इसकी बीवी फतेहपुर वापस आए हैं। जवान जहान बेटी की मौत का सुनकर उन पर जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। घर के अंदर से उठने वाली आहो बका इसी सिलसिले में थी। मेरी आमद की इतला अंदर पहुंची तो मुराद अली मुझे अपने साथ घर में ले गया। वो अपने होने वाले बल्कि अब कभी ना हो सकने वाले समधी के घर में इसकी दिलजोई के लिए आया हुआ था। मैं मुराद अली के साथ सदीक मिस्त्री की बैठक में पहुंच गया। वो एक छोटा सा मकान था। घर के पिछले हिस्से में 2 कमरे पहलू ब पहलू बने हुए थे। सामने वाले हिस्से में एक बैठक नुमा कमरा था जहां मैं इस वक्त बैठा हुआ था। बीच में औसत दर्जे का सहन था। घर के अंदर से उठने वाली आवाजों से मुझे ये अंदाजा लगाने में कतन किसी दुश्वारी का सामना नहीं हुआ कि वहां दर्जन भर अफराद मौजूद थे, जिनमें ज्यादा तादाद औरतों की थी। मुराद अली जल्द ही सदीक मिस्त्री और इसकी बीवी आसिया को मेरे पास बैठक में ले आया। सदीक मिस्त्री एक दराज कामत और दुबला पतला शख्स था। इसकी सेहत को तसल्ली बख्श नहीं कहा जा सकता था, जबकि इसके मुकाबले में आसिया खासी तनोमंद औरत थी। आसिया फरबा अंदाम और गोरी चिट्टी थी, जबकि सदीक मिस्त्री का रंग गंदमी और वो भी झुलसा हुआ गंदमी था। ताहम इन लम्हात में वो दोनों बेहद परेशान और दुखी नजर आ रहे थे। मुराद अली ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, थानेदार साहब, अगर आप तन्हाई में नरगिस के माँ बाप से कुछ पूछना चाहते हूँ तो मैं बाहर चला जाता हूँ। नहीं, मैंने नफी में गर्दन हिलाई, इसकी जरूरत नहीं। आपके यहाँ मौजूद रहने में कोई हर्ज नहीं है। शुक्रिया थानेदार साहब। वो इत्मीनान से बैठ गया। सदीक मिस्त्री और आसिया की हालत बहुत खराब हो रही थी। मैंने मुनासिब अल्फाज में इन्हें तसल्ली दिलासा दिया और कहा, मुझे नरगिस की अंदोहनाक मौत का बहुत दुख है। मैं किसी भी कीमत पर उसे वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन आप लोगों से मेरा वादा है कि मैं इसके कातिल को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। पता नहीं किस जालिम ने हमारा हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया है। आसिया भर्राई हुई आवाज में बोली, हमारी खुशियों को किस शैतान की नजर खा गई है। हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। सदीक मिस्त्री ने दुखी लहजे में कहा, हम दोनों बहनों को ठीक ठाक हंसते खेलते घर में छोड़कर गए थे और वापस आए हैं तो नरगिस की मौत की खबर सुनने को मिली है। जाहिर है बेटी की मौत का इन्हें दुख था, इसलिए वो दुखी भी हो रहे थे, लेकिन मैं भी अपने फर्ज से मजबूर था। लिहाजा बड़े ठोस अंदाज में मैंने उनसे कहा, मैं आप लोगों के गम में बराबर का शरीक हूँ, लेकिन तफ्तीश भी जरूरी है और तफ्तीश ये कहती है कि नरगिस और अकरम का कत्ल कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं। इन्हें एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मौत के घाट उतारा गया है। कातिल जो कोई भी है उसे इन दोनों का मिलना जुलना पसंद नहीं था। मुझे उम्मीद है आप लोग कातिल की तलाश के सिलसिले में जरूर मेरी मदद करेंगे। हम क्या मदद कर सकते हैं जनाब? सदीक ने सवालिया नजर से मेरी तरफ देखा। ये मदद के नरगिस से अकरम का मिलना जुलना किस शख्स को नापसंद था। मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, मैं इस शख्स का नाम जानना चाहता हूँ। अगर इसके बारे में हमें पता होता तो मैं अभी इस शैतान की औलाद को चीर फाड़ कर रख देती। आसिया गुस्सीले लहजे में बोली, आपको चाहिए कि जल्द अज जल्द नरगिस के कातिल को गिरफ्तार करें। आप तो उल्टा हम पर ही दबाव डाल रहे हैं।
ऐसी कोई बात नहीं है आसिया बहन, मुराद अली ने ठहरे हुए लहजे में कहा। थानेदार साहब तो मामूल की पूछगिछ कर रहे हैं। मैं आप लोगों पर दबाव नहीं डाल रहा, बल्कि आपकी कोताहियों का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, हमारी कोताहियां। सदीक मिस्त्री ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। आसिया ने बरहमी से कहा, हमने क्या किया है थानेदार साहब? आप लोगों ने अपने फराइज से गफलत बरती है। मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा, और लगता है कि आप लोगों को इस संगीन गलती का जरा से भी एहसास नहीं। गफलत? कैसी गफलत थानेदार साहब? सदीक मिस्त्री उलझन ज़दा अंदाज में मुझे देखने लगा। नंबर 1, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, जब पूरा गांव जानता है तो आप दोनों को भी ये बात पता होगी कि नरगिस और अकरम एक दूसरे को पसंद करते थे और वो चोरी छुपे आपस में मिलते भी थे। इनका मेल मिलाप दुरुस्त था या गलत, ये मौका इस बहस में पड़ने का नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब आप लोगों ने अपनी बेटी की मंगनी मुराद अली के बेटे अमीन से कर दी और 2 माह बाद इसकी शादी होने वाली थी, तो आपने इसकी सरगर्मियों पर नजर क्यों नहीं रखी? आपका फर्ज बनता था कि इसे समझाएं कि अकरम से ताल्लुक इसके आने वाली जिंदगी के लिए जहर साबित हो सकता है। मैंने ये बात नरगिस को अच्छी तरह समझा दी थी, आसिया ने बताया, और इसने मुझसे वादा किया था कि आइंदा वो अकरम से कभी नहीं मिलेगी। लेकिन गुज़िश्ता रात वाली खौफनाक वारदात इस बात का ठोस सबूत फराहम करती है कि नरगिस और अकरम चौधरी फरजंद अली की ज़मीनों में बने हुए कमरे में मिले थे। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मैंने जाए वकुआ का बड़ी बारीक बीनी से मुआयना किया है। नरगिस और अकरम को इसी कमरे के अंदर किसी तेज धार आले के पैदर पे वार करके मौत के घाट उतारा गया है। बाद अज़ां इनकी लाशों को खेतों में घसीट कर दरिया में फेंक दिया गया था। इससे ये साबित होता है कि मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोला कि नरगिस रात की तारीकी में अकरम से मिलने खेतों वाले इस कमरे में पहुंची थी, जबकि उसे ऐसा हरगिज हरगिज नहीं करना चाहिए था। नरगिस आप लोगों की बेटी है और आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका ये फेल आपकी गफलत और कोताही में शुमार होगा। कल हम लोग फतेहपुर गए हुए थे। सदीक मिस्त्री ने कमजोर सी आवाज में कहा, रात को वापस नहीं आ सके तो नरगिस को घर से निकलने का मौका मिल गया, ये कोई जवाब नहीं है। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, अगर आप लोगों का फतेहपुर जाना बहुत जरूरी था तो रात को हर सूरत में वापस आ जाना चाहिए था। आपकी बड़ी बेटी जहनी तौर पर मादूर है, वो खुद को नहीं संभाल सकती, नरगिस का क्या ख्याल रखती? और अगर आप लोगों को इस बात का अंदाजा था कि रात को वापसी नहीं हो सकेगी तो आपको घर में खानदान की किसी सियानी औरत को छोड़कर जाना चाहिए था। आप ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, आसिया ने कहा, वाकई हमसे गलती हुई है, गलती हुई और इसका भयानक नतीजा भी सामने आ गया। मैंने तलखी से कहा, अब आप लोगों की गलती की तलाफी इसी सूरत में हो सकती है कि कातिल तक पहुंचने में मेरी मदद करें। हम किस तरह मदद कर सकते हैं जनाब? सदीक मिस्त्री ने सवालिया नजर से मुझे देखा। बहुत ही आसानी से, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, आप सिर्फ मुझे उस शख्स या इन लोगों के नाम बताएं जो नरगिस और अकरम के मेल जोल को पसंद नहीं करते थे। हम दोनों मियाँ बीवी को इनका मिलना अच्छा नहीं लगता था। सदीक मिस्त्री ने जवाब दिया, मैंने आसिया को जोर देकर कहा था कि वो नरगिस को समझाए और इस अल्लाह की बंदी ने समझाया भी था। आसिया ने जब मुझे बताया कि नरगिस ने इससे वादा किया है वो अब कभी अकरम से नहीं मिलेगी तो मैं मुतमईन हो गया था, लेकिन बोलते बोलते इसकी आवाज़ भुर्रा गई। मैंने पूछा, क्या आप लोगों ने अकरम की माँ से भी इस सिलसिले में कोई बात की थी? जी कई बार की थी। आसिया बुरा सा मुंह बनाकर बोली, वो बड़े उल्टी दिमाग की बुढ़ी है। उल्टी दिमाग की बुढ़ी क्या मतलब? मैंने चौंक कर आसिया की तरफ देखा। मैं बताता हूँ जनाब, सदीक मिस्त्री ने कहा, नूर बीबी कुछ अरसे पहले नरगिस के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी और मैंने साफ इनकार कर दिया था। फिर नरगिस की अमीन से मंगनी हो गई। नूर बीबी इस बात से चिड़ी हुई है कि मैंने अकरम को नरगिस के रिश्ते से मना कर दिया था। वो अकरम को समझाने के बजाय उल्टा इसकी हौसला अफजाई करती रहती थी। अकरम अगर बाज आ जाता तो नरगिस की हिम्मत भी टूट जाती और आज हम सबको ये दिन ना देखना पड़ता। जनाब, मैंने आपको बताया है ना, सबसे ज्यादा कसूर इस नूर बीबी का है। मुराद अली ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, सदीक बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर नूर बीबी अक्लमंदी से काम लेती तो मामलात को संभाला जा सकता था, लेकिन अब तो वक्त हाथ से निकल चुका है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा,
नरगिस और अकरम समझाए जाने की मंजिल से बहुत आगे जा चुके हैं। इन्हें वापस लाना किसी भी तौर मुमकिन नहीं। अब तो सिर्फ और सिर्फ इनके कातिल तक रसाई हासिल करना है। आप लोग बताएं ये काम किसका हो सकता है। वो तीनों बारी बारी एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। मैंने घुमा फिराकर मुख्तलिफ दावियों से कुरेद जारी रखी। बलाखिर आसिया की जबान से एक ऐसी बात निकल गई जिसने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मेरे साथ ही मुराद अली भी चौंक उठा था, क्योंकि वो भी इस वाक़े से आगाह नहीं था। ये चंद रोज पहले का वाक़या था। इन दिनों नरगिस की अभी मंगनी नहीं हुई थी। नरगिस अकरम को पसंद करती थी, मगर गांव में एक और शख्स भी ऐसा था जो नरगिस को देख देख कर ठंडी आहें भरा करता था, और इस नौजवान का नाम था सफदर। सफदर का ताल्लुक भी सईद नगर ही से था। वो जलालदीन कुम्हार का बेटा था। सफदर कहने को नौजवान था, मगर इसको देखकर यही महसूस होता था कि सेहत का इससे खुदा वास्ते का बैर रहा होगा। धान पान और लागर सा। अकरम को जब पता चला सफदर भी नरगिस का उम्मीदवार है तो वो गुस्से में आ गया, क्योंकि नरगिस ने अकरम से सफदर की शिकायत भी कर दी थी। नरगिस के मुताबिक सफदर उसे देखकर घटिया किस्म की हरकतें भी करता था। अकरम अपने गुस्से पर काबू न रख सका और इसने सफदर की बड़ी ठीक ठाक ठुकाई लगा दी थी। सफदर का चेहरा लहूलुहान हो गया था। वो चूंकि अकरम के मुकाबले में बहुत कमजोर था, लिहाजा वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अकरम बेदरीग उसे पीटता रहा और वो मार खाता चला गया। मुराद अली को इतनी खबर तो थी कि गांव के दो लड़कों की आपस में लड़ाई हुई थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस दंगा फसाद के पीछे वही लड़की छुपी हुई थी। चंद रोज बाद वो अपने बेटे के लिए जिसका रिश्ता मांगने वाला था। आसिया की बात खत्म हुई तो मैंने सदीक मिस्त्री की तरफ देखते हुए पूछा, तुम क्या कहते हो सदीक, क्या सफदर इन दोनों का कातिल हो सकता है? लगता तो नहीं जनाब, इसने जवाब दिया। इसमें इतनी हिम्मत नजर नहीं आती। अकरम ने उसे जितने बुरे अंदाज में पीटा था, अगर इसमें जुर्रत होती तो वो इसका हाथ रोकने की जरूर कोशिश करता। अकरम ने जिस वहशियाने अंदाज में सफदर की पिटाई की थी, इसके पेश नजर में इस जाविये पर सोच रहा हूँ। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, सफदर की पिटाई चूंकि नरगिस की वजह से हुई थी, लिहाजा हो सकता है वो अपनी हजीमत का बदला लेने के लिए किसी मौके के इंतजार में हो। पिछली रात उसे ये मौका मुयस्सर आ गया और इसने नरगिस और अकरम को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा सोचना एन मंतकी और फितरी अमल से है थानेदार साहब, मुराद अली ने कहा। लेकिन मैं नहीं समझता सफदर ऐसी जुर्रत का मुजाहरा कर सकता हो। मैंने सफदर को देख रखा है जनाब, वो चिड़िया के दिल वाला एक कमजोर सा लड़का है। बहरहाल मैं इस चिड़ी मार सफदर को जरूर चेक करूंगा। मैंने कहा, आप मुझे इसके घर का एड्रेस बताएं। सदीक मिस्त्री ने फौरन ही मेरी मतलूबा मालूमात फराहम कर दी। मैं उठने लगा तो आसिया ने गुलगीर आवाज में पूछा, थानेदार साहब ये तो बता दें कि नरगिस की लाश कब तक हमें मिल जाएगी? इसकी डोली तो नहीं उठ सकी, अब इस घर से इसका जनाजा ही उठेगा। बैठक की फिजा में सन्नाटा छा गया। आसिया की बात ने सबको गमज़दा कर दिया था। मैंने तसल्ली आमीज लहजे में कहा, मुझे उम्मीद है कल शाम से पहले दोनों लाशें अस्पताल से थाने पहुंच जाएंगी। इसके बाद नरगिस की लाश को आपके घर तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, सदीक मिस्त्री ने तशक्कर आमेज अंदाज में कहा और मेरे साथ ही उठ खड़ा हुआ। मैं इन्हें तसल्ली तशफ़ी देने के बाद घर से निकल आया। जब मैं थाने पहुंचा तो अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। वो मौसम सरमा के दिन थे, दिन छोटा और रात तवील और ठंडी ठार। मैंने थाने में फैले हुए अपने मामलात को समेटा और क्वार्टर में आ गया। मेरा क्वार्टर थाने के पिछवाड़े में वाक़ था। जब मैं थाने से उठा तो कांस्टेबल अब्बास अली मेरे सौंपे गए मिशन पर रवाना हो चुका था। मैंने रात का खाना खाया, इशा की नमाज अदा की और गर्म लहाफ में दुबक गया। दिन पूरा भाग दौड़ में गुजरा था और बदन थकन से चूर था, लेकिन इसके बावजूद भी इस रात में देर तक जागता रहा और दोहरे कत्ल की इस पुरस्रार वारदात के बारे में सोचता रहा। नरगिस और अकरम का कत्ल कोई मामूली वाक़या नहीं था, यह खासा उलझा हुआ मामला था। नूर बीबी नरगिस और इसके घर वालों से खफा थी। अगर इसने अपनी खफगी निकालने के लिए नरगिस को कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा होगा तो फिर अकरम का कत्ल कोई मानी और जवाज नहीं रखता था। यूं ही अगर देखा जाता तो सदीक मिस्त्री और आसिया को अकरम की हरकतें सख्त नापसंद थीं। इसने इनकी बेटी नरगिस को अपने हाथों का खिलौना बना रखा था। अगर वो दोनों मियां बीवी या इनमें से कोई एक अकरम को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता तो फिर वो नरगिस की जान लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तीसरा घर मुराद अली का था, जहां नरगिस को ब्याह कर जाना था।
इन लोगों को भी अकरम से तो शदीद तरीन नफरत हो सकती थी, मगर वो नरगिस को जानी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वो लोग भी शक के दायरे से बाहर निकल जाते थे। अब तक की तफ्तीश से जो नताइज सामने आए थे, इनकी रोशनी में मुझे हवलदार सरफराज की वापसी का इंतजार करना था। ऐन मुमकिन था कि वो अनवर के हवाले से किसी सनसनीखेज खबर के साथ लौटे। इसके साथ ही मुझे आइंदा रोज दो अहम काम भी अंजाम देना थे। नंबर 1, आलाए कत्ल की तलाश का दायरा वसी करने की जरूरत थी। किसी भी कत्ल की वारदात में आलाए कत्ल की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, जिसकी बाजियाबी के बाद कातिल तक रिसाई निस्बतन आसान हो जाती है। नंबर 2, कल सुबह पहली फुर्सत में मुझे जलालदीन कुम्हार के बेटे सफदर को थाने बुलाकर इससे कड़ी पूछगछ करना थी। इस वारदात से कुछ अरसे पहले सफदर और अकरम में शदीद नौयत का झगड़ा हुआ था, जिसमें अकरम ने सफदर को अच्छा खासा जिस्मानी नुकसान पहुंचाया था। इस बात के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि सफदर ने किसी गहरी मनसूबाबंदी के बाद अकरम और नरगिस को ठिकाने लगा दिया हो। अगरचे वो नरगिस का तलबगार था, ताहम उसे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था कि अकरम के होते हुए नरगिस को हासिल नहीं किया जा सकता था। जोर जबरदस्ती का एक तजर्बा इसने करके देख लिया था, जिसमें उसे बुरी तरह हजीमत उठाना पड़ी थी। अगली सुबह बड़ी हंगामा खेज साबित हुई। चौधरी फरजंद अली की हवेली में गुज़िश्ता रात चोरी की बल्फाज दीगर डकैती की एक खौफनाक वारदात हो गई थी। दिन का इब्तदाई हिस्सा इसी सिलसिले की भागदौड़ में गुजर गया था, लेकिन डकैती की इस वारदात का जेर नज़र दोहरे कत्ल की वारदात के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था। थाने में बैठने का मौका दोपहर के बाद ही नसीब हुआ था। मैं अपने कमरे में आया ही था कि अकरम की बूढ़ी माँ नूर बीबी मुझसे मिलने आ गई। मैंने इसे अपने पास बुला लिया। वो खासी उजड़ी पुजड़ी दिखाई देती थी। सबसे पहले इसने मुझसे अपने मकतूल बेटे के बारे में ही सवाल किया। थानेदार साहब, अकरम की लाश कब तक अस्पताल से वापस आ जाएगी? किसी भी मकतूल की लाश के हवाले से इसके वर्सा का ये सवाल बड़ा तकलीफ दे और दिल गिरफ्ता होता है, लेकिन बहरहाल किसी न किसी तरह इसका जवाब भी देना ही पड़ता है। मैंने नूर बीबी की आंखों में देखते हुए तसल्ली भरे लहजे में कहा, मुझे उम्मीद है आज शाम तक दोनों लाशें सरकारी अस्पताल से थाने पहुंच जाएंगी, और अगर देर भी हुई तो कल सुबह लाजमन आ जाएंगी। तुम इस सिलसिले में परेशान नहीं होना। जैसे ही यहाँ लाशें आती हैं मैं तुम्हें इसकी इतला दे दूंगा। इसने एक अफसरदा सी सांस खारिज की, फिर मुस्तफसर हुई। थानेदार जी, अकरम के कातिल के बारे में कुछ पता चला? आपने अभी तक अमीन और फजीलत को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अच्छा सवाल किया है तुमने नूर बीबी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फजीलत और अमीन को मैंने इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि मेरी तफ्तीश के मुताबिक फजीलत कत्ल की इस वारदात में मुलविस नहीं है, और जहां तक अमीन का ताल्लुक है तो जिस रात नरगिस और अकरम को कत्ल किया गया, अमीन सईद नगर से कौन सी दूर मौदा शाहकोट में था। अब मैं आता हूं तुम्हारे सवाल के पहले हिस्से की जानिब। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके सवालिया नजर से नूर बीबी की तरफ देखा तो इसके चेहरे पर उलझन नमूदार हो गई। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, तुमने पूछा है कि अकरम के कातिल के बारे में पता चला या नहीं, तो जब मकतूल के वारिस अहम बातों को छुपाएंगे तो पुलिस किस तरह कातिल का सुराग लगा सकेगी। मकतूल के वारिस वो भौंच का नजर से मुझे तकने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ नूर बीबी, मैंने बदस्तूर इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। लेकिन अकरम की वारिस तो मैं हूँ। इसकी हैरानी दो चंद हो गई। मैंने तो आपसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। आपका इशारा शायद सदीक मिस्त्री और इसकी बीवी आसिया की जानिब है। नहीं नूर बीबी, मेरा इशारा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरफ है, मगर मैंने आपसे कौन सी अहम बात छुपाई है? इसकी उलझन हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। क्या तुम इसी गांव में बसने वाले किसी नौजवान सफदर को जानती हो? सफदर, वो चौकी? आप जलालदीन कुम्हार के लड़के की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, मैं इसी का जिक्र कर रहा हूँ। सफदर को क्या हुआ है जी? क्या यह सच है नूर बीबी के? मैंने इसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए गंभीर लहजे में इस्तफसार किया। कुछ अरसे पहले सफदर और अकरम के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था, जिसमें अकरम ने मार मार कर सफदर को लहूलुहान कर दिया था। हाँ, ये सच है जनाब। इसने इस बात में गर्दन हिलाई। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? मैं समझी ये कोई खास बात नहीं थी। इन दोनों के बीच नरगिस की वजह से झगड़ा हुआ था ना? जी हाँ, इसने जवाब दिया। फिर चौंके हुए लहजे में बोली, आपको ये किस्सा आसिया ने सुनाया होगा।
किसी ने भी सुनाया हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने झंझलाहट आमीज अंदाज में कहा। अकरम और सफदर के दरमियान नरगिस के मामले पर झगड़ा हुआ था और अकरम ने मार मार कर सफदर का भरकस निकाल दिया था। वो इस वक्त तो कुछ न कर सका, लेकिन ऐन मुमकिन है उसने मौका मिलते ही अकरम और नरगिस को ठिकाने लगा दिया हो। तो आपका मतलब है सफदर ने नरगिस और अकरम को कत्ल किया है? वो अजीब से लहजे में मुझसे मुस्तफसर हुई। अभी इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, ये एक इम्कान है। मैं भी सफदर को थाने बुलाकर इससे पूछगछ करता हूँ। जो भी हकीकत होगी सामने आ जाएगी। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर इसकी तसल्ली के लिए इजाफा करते हुए कहा, मैंने कल अपने थाने के अमले के 2 अफराद को मकबूल आबाद भी रवाना कर दिया है। मुझे उम्मीद है वहां से कोई हौसला बख्श रिपोर्ट आएगी। मकबूल आबाद का जिक्र सुनकर इसके कान खड़े हो गए। जल्दी से बोली, वहां आपने 2 बंदों को क्यों भेजा है जी? तुम्हारे बड़े बेटे विलायत के हाथों फरीद का कत्ल हुआ था ना? मैंने वजाहत करते हुए कहा। फरीद का छोटा भाई अनवर और इसके माँ बाप सईद नगर से जाने के बाद मकबूल आबाद में बस गए थे। मुझे खदशा है कि कहीं इस दोहरे कत्ल में अनवर का हाथ ना हो। उसने अपने बड़े भाई फरीद का बदला लेने के लिए अकरम और इसकी महबूबा को मौत के घाट ना उतार दिया हो। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। वो मानीखेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली, ऐसा हो सकता है। मेरा तो उधर ध्यान ही नहीं गया था। मैंने मकबूल आबाद वाली बात सिर्फ तुम्हें बताई है नूर बीबी। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, किसी से इसका जिक्र नहीं करना, वरना खामखा तफ्तीश में रोक पड़ेगी। आप फिक्र ही ना करें थानेदार साहब। वो गहरी संजीदगी से बोली, मैं ये राज किसी के हाथ नहीं लगने दूंगी। आप तो मेरे अकरम की मौत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द अकरम के कातिल को गिरफ्तार करके इसे अदालत से फांसी की सजा दिलवा दें, ताकि मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। ठीक है नूर बीबी, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, तुम ज्यादा फिक्रमंद नहीं हो। मैं बहुत जल्द नरगिस और अकरम के कत्ल का मामला हल कर लूंगा। फिर मैंने नूर बीबी को तशफ़ी देकर थाने से रुखसत कर दिया। नूर बीबी की अपनी एक मखसूस सोच थी। वो जब भी इस वारदात के मुजरिम की गिरफ्तारी या इसे सजा दिलवाने की बात करती थी तो इसके मुंह से अकरम का कातिल के अल्फाज ही खारिज होते थे। कभी इसने नरगिस का कातिल या नरगिस और अकरम का कातिल के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। इसके इस रवैये से खुदगर्जी और नरगिस से इसकी कल्बी अदावत झलकती थी। वो एक और मामले में भी इस सोच की हामिल दिखाई देती थी। इसने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि मैं जल्द अज जल्द अकरम के कातिल को गिरफ्तार करके उसे अदालत से फांसी की सजा दिलवाऊं, ताकि इसका कलेजा ठंडा हो जाए। इन जज्बात के इजहार करते हुए वो ये बात भूल गई थी कि गफूर बीबी भी एक माँ है और इसके सीने में भी एक कलेजा मौजूद है। अगर विलायत को फरीद के कत्ल की सजा के तौर पर फांसी दे दी जाती तो यकीनन इससे गफूर बीबी के सीने में ठंड पड़ना थी। बहरहाल इंसानी जज्बात और एहसासात एक वसी मौजू है। जिस दौरान में मैं नूर बीबी से बात कर रहा था, मैंने कांस्टेबल अब्बास को अपने कमरे के सामने से गुजरते हुए देखा था। वो मुझे खासा बेचैन नजर आया था। अब्बास अली को मैंने गुज़िश्ता रात जाए वकुआ की निगरानी की ड्यूटी सौंपी थी। नूर बीबी के जाने के फौरन बाद मैंने अब्बास अली को अपने पास बुला लिया। उसने मेरे कमरे में आकर सल्यूट किया तो मैंने कहा, बैठ जाओ अब्बास। वो मेरी मेज की दूसरी जानिब बिछी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। इसके चेहरे पर दबा दबा खौफ और उभरा उभरा जोश दिखाई देता था। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब्बास, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो तुम कोई सनसनीखेज खबर लेकर आए हो। आप गलती कर ही नहीं सकते मलिक साहब। वो सरसराती हुई आवाज में बोला, खबर ऐसी है कि आप सुनेंगे तो फड़क उठेंगे। इसने फड़क उठेंगे के अल्फाज कुछ इस तरह अदा किए थे कि वाकईतन फड़क उठने को जी चाहा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, फिर देर किस बात की है अब्बास, जो भी सनसनीखेज खबर लाए हो बयान करो। मलिक साहब, वो इंकशाफ अंगेज लहजे में बोला, मैंने आलाए कत्ल का सुराग लगा लिया है। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। वो एक कुल्हाड़ी है जनाब। वो इंकशाफ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बोला, मुझे यकीन है नरगिस और अकरम को इसी कुल्हाड़ी की मदद से मौत के घाट उतारा गया। तुमने वो कुल्हाड़ी कहाँ और किसके पास देखी है? मैंने इज़्तिरारी लहजे में सवाल किया। नवीद के पास जनाब। उसने जवाब दिया। ये नवीद कौन है? मैंने पूछा। नवीद शौकत अली का जवान बेटा है जनाब। वो वजाहत करते हुए बोला। शौकत अली चौधरी फरजंद अली का खास आदमी है। वो खेतों की देखभाल करता है।
इसके साथ मदद के लिए रहमत और कादिर भी होते हैं। आपने खेतों के बीच बने जिस अकलौते कमरे की निगरानी का मुझे हुक्म दिया था ना जनाब, इस कमरे की बड़ी अहमियत है मलिक साहब। जोशी जज्बात ने अब्बास अली के बयान को उलझा दिया था। मैंने इसकी वजाहत के जवाब में कहा, हाँ इस कमरे की अहमियत तो है। जाहिर है इसी कमरे के अंदर नरगिस और अकरम को मौत के घाट उतारा गया है। जी हाँ ये बात तो है, वो कदर संभलते हुए बोला, लेकिन मैं आलाए कत्ल की बात कर रहा हूँ। नवीद ने वो कुल्हाड़ी इस कमरे के अंदर से निकालकर दरिया के किनारे जमीन में दबा दी है। क्या मतलब अब्बास? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। जरा आराम से ठहर ठहर कर तसल्ली से मुझे बताओ कि रात तुमने क्या क्या मंजर देख लिया है। इसने 2-3 गहरी सांसें ली, फिर बड़े रब्त के साथ बताने लगा, मलिक साहब मैंने जाए वकुआ की निगरानी के लिए एक टहली के दरख्त का इंतखाब किया था। वो खासा घना दरख्त था। मैं अंधेरा होते ही बाआसगी इस दरख्त पर निशस्त जमा कर बैठ गया था। मैं दरख्त के जिस तन्ने पर जमकर बैठा था वहां से वो कमरा और दरिया का किनारा बड़ी वजाहत के साथ नजर आता था। आधी रात के लगभग मैंने एक साय को खेतों में से निकलकर मज़कूरा कमरे की जानिब बढ़ते हुए देखा तो चौंक पड़ा। तारीकी की वजह से मैं उसे पहचान नहीं सकता था, ताहम मैंने पूरी तवज्जो इस पर मरकूज कर दी। इसने लम्हाती तौक़ुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर सिलसिला बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, वो बंदा सीधा कमरे की जानिब बढ़ रहा था और साथ ही मोहतात अंदाज में दाएं बाएं भी देखता जा रहा था। साफ जाहिर था कि वो कोई ऐसा काम करने का इरादा रखता है जिसे दूसरों की नजर से छुपाना जरूरी हो। वो कमरे के सामने आकर रुका तो इसके घुंघराले बालों ने मुझे चौंका दिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो सईद नगर का ही रहने वाला हो, ताहम इतने फासले से मैं इसकी शक्ल पहचान नहीं सकता था। एक बार जी में आई कि मैं टहली से नीचे उतरकर इसका ताक़ुब करूं, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपना इरादा बदल दिया और ये मैंने ठीक ही किया था, वरना शायद मैं वो हकीकत जानने में कामयाब ना हो पाता जो अभी आपको बताने वाला हूँ। कांस्टेबल अब्बास अली किस्तों में इंकशाफ कर रहा था, लेकिन मैंने उसे टोकने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद वो दोबारा गोया हुआ, मलिक साहब मेरे देखते ही देखते घुंघराले बालों वाला वो बंदा कमरे के अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर निकला तो मैं इसके हाथ में कोई चमकदार चीज देखकर चौंक उठा। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो कोई कुल्हाड़ी थी। इसने मज़कूरा कुल्हाड़ी को बड़े एहतियात के साथ थाम रखा था। कमरे से निकलने के बाद भी इसने चौकन्ना नजर से गिरदोपेश का जायजा लिया, फिर दरिया के किनारे की जानिब बढ़ने लगा। 1 मिनट अब्बास, मैंने हाथ के इशारे से कांस्टेबल को मजीद बोलने से रोक दिया और कहा, मैंने इस कमरे का बड़ी अच्छी तरह मुआयना किया था, लेकिन मुझे वहां कोई कुल्हाड़ी, बर्छी या डंडा सोटा नजर नहीं आया था। हो सकता है जनाब, अब्बास ने ख्याल आराई की, इस कुल्हाड़ी को छत की कड़ियों के बीच कहीं फंसा कर छुपा दिया गया हो। हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। तुम बताओ, घुंघराले बालों वाले कुल्हाड़ी बरदार शख्स ने फिर क्या किया? वो दरिया की तरफ बढ़ते हुए जब इस टहली के करीब से गुजरा जिसके ऊपर मैं निशस्त जमाए बैठा था, तो मुझे इसके चेहरे को करीब से देखने का मौका मिला और मैंने फौरन उसे पहचान लिया। अब्बास अली ने सनसनीखेज अंदाज में बताया, वो शौकत अली का बेटा नवीद था। ओह, मैंने एक गहरी सांस ली। फिर क्या हुआ? क्या तुमने दरख्त से उतरकर नवीद का ताकुब किया या टहली पर बैठे बैठे ही इसकी निगरानी करते रहे थे? इरादा तो मेरा यही था कि दरख्त से नीचे उतर आऊं, इसने जवाब दिया, और दबे पांव के साथ नवीद का पीछा करूं, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। क्यों? मैंने बेसाख्ता पूछ लिया। इसकी जरूरत ही पेश नहीं आई मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। नवीद दरिया के किनारे पर पहुंचकर रुक गया था। मैं समझ गया कि वो कुल्हाड़ी को ठिकाने लगाने के इरादे से वहां पहुंचा था। दरिया का किनारा दरख्त पर बैठे बैठे बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा था, लिहाजा मैं तवज्जो से इसकी कार्रवाई देखने लगा। मैंने सोचती हुई नजर से अब्बास को देखा और पूछा, नवीद ने दरिया के किनारे क्या कार्रवाई की है? नवीद ने दरिया के किनारे पर एक जगह जमीन को खोदा और कुल्हाड़ी को खुदी हुई जगह पर रखकर मिट्टी बराबर कर दी। अब्बास अली ने जवाब दिया, ऊपर से इसने जमीन ऐसी कर दी थी कि पता ना चले यहाँ की मिट्टी खोदकर कुछ दबाया गया है। क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है नवीद ने वो कुल्हाड़ी किस मकाम पर दबाई थी? मैं सीधा होकर बैठ गया।
तुम मज़कूरा मकाम की निशानदेही कर सकते हो? 101% कर सकता हूँ मलिक साहब। वो सीने पर हाथ मारते हुए बोला, आप अभी चलें मेरे साथ, मैं आपको इस जगह पहुंचा देता हूँ। मैं जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। पहले तुम अपनी कहानी मुकम्मल कर लो, हो सकता है इसमें कोई और काम की बात निकल आए। नवीद ने कुल्हाड़ी को जमीन में दबाने के बाद क्या क्या था, वो जिधर से आया था उधर ही लौट गया। अब्बास ने बताया, वापसी में इसने तमाम तर एहतियात को बालाए ताक रख दिया और तेज तेज कदमों से गांव की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने कता कलामी करते हुए पूछा, क्या तुम फिर भी दरख्त के ऊपर ही बैठे रहे थे? नहीं जनाब, इसने बड़ी शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाई। अब टहली के ऊपर बैठे रहने की जरूरत नहीं थी, लिहाजा मैं फौरन नीचे उतर आया और महफूज फासला रखकर नवीद का ताक़ुब करने लगा। क्या नवीद सीधा अपने घर गया था? मैंने पूछा। इसने नफी में गर्दन हिलाई और बताया, नहीं मलिक साहब, गांव में दाखिल होने के बाद इसने अपने घर का रुख नहीं किया, बल्कि अपने घर की मुखालिफ सिमत में निकलते हुए वो बेरी वाले खूह की जानिब बढ़ गया था। मैंने इसका ताक़ुब जारी रखा और बेरी वाले खूह से थोड़े फासले पर पहुंचकर रुक गया। खूह पर गांव ही का एक नौजवान नवीद का मुंतजिर था। दोनों में मुख्तसर सी बात हुई। इनकी आवाज मेरी समात तक नहीं पहुंच सकी थी। वो दोनों वापसी के लिए मुड़े तो मैं उचक कर एक दरख्त की ओट में हो गया। वो इसी समत पलटे थे। अगर मैं फौरी तौर पर खुद को तने की आड़ में ना छुपाता तो मेरे देख लिए जाने के कभी इम्कानात थे। वो लम्हे भर को थमा तो मैंने फौरन सवाल कर दिया, वापसी में तो वो दोनों तुम्हारे बहुत करीब से गुजरे होंगे? जी हाँ मलिक साहब। इसने इस बात में सर हिलाया और मेरे सवाल की तह में पहुंचते हुए बोला, मैंने सांस रोक ली थी जनाब, और जब नवीद मेरे नजदीक से गुजरा तो मुझे इसके दुबले पतले साथी को पहचानने में कोई दिक्कत महसूस ना हुई। कौन था वो? मैंने मुतजस्सिस अंदाज में इस्तफसार किया। वो सफदर था जनाब, अब्बास ने सादगी से जवाब दिया। इसके सादा से जवाब ने मेरे अंदर सनसनी भर दी। मेरे रगबपे में एक करंट सा दौड़ने लगा। मैंने एक बारगी पूछा, तुम जलालदीन कुम्हार के दुबले पतले और कमजोर से बेटे सफदर की बात तो नहीं कर रहे? जी हाँ, बिल्कुल वही सफदर। वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर पूछा, कोई खास बात है मलिक साहब? सफदर के हवाले से मेरे पास तसल्ली बख्श रिपोर्ट नहीं है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। कुछ अरसे पहले मकतूल अकरम के साथ इसका शदीद नौयत का झगड़ा हुआ था, जिसमें अकरम ने इसकी दुर्गत बना डाली थी। मुझे शक था कि सफदर अकरम के कत्ल में मुलविस हो सकता था, लिहाजा मैं आज सफदर को थाने बुलाकर पूछगछ करने वाला था कि तुमने ये नई इंकशाफ अंगेज रिपोर्ट दे दी है। मुझे तो लगता है सफदर और नवीद आपस में मिले हुए हैं। वो गहरी संजीदगी से बोला, अगर नरगिस और अकरम के कत्ल में इन्हीं दोनों का हाथ है तो फिर सिर्फ सफदर ही को नहीं बल्कि नवीद को भी थाने बुलाकर तफ्तीश की चक्की में डालना चाहिए। नहीं, मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा, इन्हें थाने जरूर लाया जाएगा, मगर आलाए कत्ल की बरामदगी के बाद क्या इन दोनों में कोई दोस्ती यारी भी है? जरूर होगी मलिक साहब, अब्बास अली बड़े एतमाद से बोला, वरना आधी रात को वो बेरी वाले खूह पर गुल्ली डंडा तो नहीं खेल रहे थे। तुम ठीक कहते हो अब्बास, मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं महसूस कर रहा हूँ नरगिस और अकरम के कत्ल का केस हल होने के करीब है। हमें अभी और इसी वक्त इन दोनों को गिरफ्त में लेकर दरिया की तरफ जाना चाहिए। कांस्टेबल अब्बास ने फौरन मेरे ख्याल की तायीद कर दी। लगभग 1 घंटे के बाद मैं और कांस्टेबल अब्बास अली पूरी तैयारी के साथ निकले और निहायत होशियारी के साथ हमने एक के बाद दीगरे सफदर और नवीद को पकड़ लिया। पहले मैंने इन्हें बाकायदा गिरफ्तार करके हथकड़ी नहीं लगाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे इस काम के लिए मजबूर कर दिया। सफदर की सेहत को गई गुजरी कहना ही मुनासिब था, ताहम नवीद खासा फुर्तीला साबित हुआ। जब मैं इन्हें गांव से पकड़कर दरिया की तरफ ले जा रहा था तो नवीद ने एक पहलवानी दाव मारकर कांस्टेबल की गिरफ्त से खुद को आजाद करवा लिया था। न सिर्फ आजाद करवा लिया था बल्कि वहां से फरार होने की कोशिश भी की थी, ताहम मैंने बरवक्त कार्रवाई करके उसे काबू कर लिया था। अब दोनों को हथकड़ी पहनाना लाजमी ठहरा था। मैंने दोनों के एक एक हाथ को आहिनी जेवर से आरास्ता करने के बाद जंजीर का दूसरा सिरा अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर इन्हें धकेलते खींचते हुए हम दरिया के उस किनारे पर पहुंच गए जहां की निशानदेही अब्बास अली ने की थी।
बाद अज़ां मुझे मालूम हुआ कि नवीद कबड्डी का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। वो दोनों रास्ते भर बड़े परेशान रहे थे। इनकी कैफियत को देखकर मुझे ये तो यकीन हो गया था कि नरगिस और अकरम के कत्ल से इनका गहरा ताल्लुक है, वरना वो यूं हवास बाख्ता होकर भागने की कोशिश न करते। जब हम मतलूबा मकाम पर पहुंचे तो मैंने दरिया की जमीन की जानिब इशारा करते हुए खासे जारहाना अंदाज में नवीद से पूछा, इस जगह को पहचानते हो? नहीं, वो बौखलाहट आमेज अंदाज में बोला, यहाँ क्या है? आप हमें इधर क्यों लेकर आए हैं? एक खतरनाक मगरमच्छ दरिया में से निकलकर इस जमीन के अंदर घुस गया है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम इसे खोद कर बाहर निकालोगे? हमारे साथ ही गांव के कई अफराद भी मतलूबा मकाम पर पहुंच गए थे और हमारा तमाशा देख रहे थे। इन लोगों में यकीनन जलालुद्दीन कुम्हार और शौकत अली शामिल नहीं थे, वरना वो मुझसे जरूर सवाल करते कि मैं इनके बेटों के साथ कौन सा खेल खेल रहा हूँ। नवीद ने मेरी बात के जवाब में उखड़े हुए लहजे में कहा, मैं क्यों खोदूंगा मगरमच्छ को? मेरा इससे क्या ताल्लुक है? जब दफन कर रहे थे इस वक्त ताल्लुक याद नहीं आया था। मैंने कड़कदार लहजे में कहा, चलो खोदो इस जमीन को और सबको निकाल कर दिखाओ, पिछली रात तुमने यहाँ क्या दबाया था? इसके चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। अब तक वो महज इसलिए कर रहा था कि शायद किसी हीले बहाने से इसकी जान छूट जाए, लेकिन अब तो इसकी जान पर बनाई थी। जब कोई जाए फरार बाकी ना रही तो इसे बहालत मजबूरी मेरे हुक्म की तामील करना पड़ी। जल्द ही इसने दरिया की नरम और गीली जमीन में से आलाए कत्ल यानी तेज फल वाली एक खतरनाक कुल्हाड़ी बरामद कर ली। जब मैंने इसके जुर्म का जिक्र किया तो वो आए बाएं शाएं करने लगा, लेकिन मैं इसके चक्कर में आने वाला नहीं था। कांस्टेबल अब्बास अली ने मुझे जो रिपोर्ट दी थी वो नवीद और सफदर को फिट करने के लिए काफी थी। आलाए कत्ल की दस्तयाबी के बाद मेरा काम निहायत ही आसान हो गया। मुझे और किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। मैंने जाए वकुआ पर ही नवीद की अच्छी खासी धुनाई कर दी। जल्द ही इसका बाप भी वहां पहुंच गया। शौकत अली ने अपने बेटे के बचाव के लिए मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी एक ना सुनी और नवीद और सफदर को खींचते हुए थाने ले आया। इस रात मैंने इन दोनों को हवालात में रखा और तफ्तीश का अमल भी साथ साथ जारी रहा। सफदर जैसा कि इसकी सेहत ही से जाहिर होता था, तफ्तीश का मजा चखने में नाकाम रहा और इब्तदाई मरहले पर ही इसने जबान खोल दी। इसके इकबाल के बाद नवीद के इनकार की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। थोड़ी चित्रोल के बाद वो भी पटरी पर आ गया और इसने नरगिस और अकरम के बहीमाना कत्ल का इकरार कर लिया। मैंने दोनों का इकबाली बयान नोट कर लिया। वाकयात के मुताबिक नवीद और सफदर में गहरी दोस्ती थी और दोनों मुख्तलिफ औकात में नरगिस और अकरम की वजह से जिल्लत उठा चुके थे। एक मौके पर जब नवीद ने नरगिस से ज्यादा ही फ्री होने की कोशिश की तो नरगिस ने इसके मुंह पर थूक दिया था। वो अपनी बेइज्जती को दिल में रखे किसी सुनहरी मौके की ताक में था। दूसरा वाकया सफदर के साथ पेश आ गया जब नरगिस की वजह से अकरम ने मार मार कर उसे लहूलुहान कर दिया था। दोनों दोस्तों ने अपनी हजीमत का इंतकाम लेने के लिए नरगिस और अकरम को इबरतनाक इंजाम से दोचार करने का मंसूबा बना लिया। चंद रोज तक उन्होंने निहायत ही एहतियात के साथ नरगिस और अकरम के मेल मिलाप का जायजा लिया और ये जानने में कामयाब हो गए कि वो रात की तारीकी में खेतों में बने हुए कमरे में मुलाकात करते हैं। चुनाचा वकवे की रात उन्होंने कार्रवाई का फैसला किया और जब नरगिस और अकरम राज और नियाज में मसरूफ थे तो नवीद ने कुल्हाड़ी के पेट दर पे वार करके इन्हें मौत की नींद सुला दिया। सफदर इतना हिम्मत वाला नहीं था कि इस खूनी मिशन में वो नवीद का साथ देता। वो कमरे से थोड़े फासले पर खेतों में मौजूद था। दोहरे कत्ल की इस वारदात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नवीद ही था। जब नवीद को महसूस हुआ कि मैंने मज़कूरा कमरे को तफ्तीश का खसूसी निशाना बना रखा है तो उसे फिक्र हुई कि कहीं कुल्हाड़ी मेरे हाथ ना लग जाए। कत्ल की वारदात के बाद कुल्हाड़ी को इसने कमरे की छत की कड़ियों में छुपा दिया था। वो कुल्हाड़ी को कमरे से निकालते हुए हमारी नजर में आ गया और इस तरह एक खौफनाक खेल अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। अदालत ने नवीद को उम्र कैद और सफदर को 5 साल की सजा सुनाई थी। 3 रोज की कारी मेहनत के बाद मैं ये उकदा खोलने में कामयाब रहा था। हसद और हिर्स की आग इंसान को जलाकर खत्म कर देती है और उकदा जैसी इबरतनाक कहानियों को जन्म देने का मुआजिब भी। आखिर में आप दोस्तों से फिर से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज ए न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी नई सनसनीखेज कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।